अर्थशास्त्र पाठ संख्या 1। कल के क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, इस टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ किया था। पाठ 1 का नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। क्या नाम है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। ये आपके चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम है। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था अर्थशास्त्र क्या है, क्या दूसरा प्रश्न जाना था कि क्रिया क्या है, क्रिया के कितने प्रकार हैं। फिर हमने आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने हैं, इन टॉपिक पर विस्तार से चर्चा किया। और अंत में हम लोगों ने यहां तक आके पढ़ा था आर्थिक विश्लेषण की शाखा। आर्थिक विश्लेषण की शाखा। और हमने कहा था कल के क्लास में आर्थिक विश्लेषण की 2 शाखाएं हैं। मतलब किसी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। किसी देश की जानकारी हम 2 तरीके से करते हैं। उन 2 तरीकों का नाम है आर्थिक विश्लेषण की 2 शाखा है। एक हमने कल कहा था सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा हमने कहा था व्यापक। याद होगा सारे बच्चों को, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर्थिक विश्लेषण की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। एक का नाम क्या है? सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण और दूसरा व्यापक आर्थिक विश्लेषण। कल की क्लास में हमने परिभाषा दिया था, आपको बताया था कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण क्या है या सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण कहते किसे। हमने कहा सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का, जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण कहलाता। समझ में आ गया होना चाहिए। हम इसको एक शब्द में कहें, मतलब छोटे छोटे चरों का। और यहां संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। मतलब आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण। और यदि किसी अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाए, सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाए, तो उसे व्यापक आर्थिक विश्लेषण या व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से। और मैं आपको बता दूं, आर्थिक विश्लेषण की सूक्ष्म और व्यापक शब्द का प्रयोग जिस अर्थशास्त्री ने किया था उसका नाम था रैगनर फ्रीस। आर्थिक विश्लेषण की 2 शाखा है। एक का नाम है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण
और दूसरे का नाम है व्यापक आर्थिक विश्लेषण। तो सूक्ष्म और व्यापक आर्थिक विश्लेषण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? तो आपका उत्तर सीधा होगा, रेगनर फ्रिश नामक एक अर्थशास्त्री ने माइक्रो एंड मैक्रो शब्द का प्रयोग किया था। नहीं, वो नहीं है, जॉन मगर किसी अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका आर्थिक क्रियाकलाप से कोई लेने देना नहीं। तो प्रश्न है, आर्थिक विश्लेषण की दो शाखा हैं, तो आपका जो अर्थशास्त्र का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इन सिलेबस को भी हम दो भागों में, दो खंड है इसके खंड अ की बात करते हैं। तो खंड अ में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और खंड ब में हम व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्र को जानने के लिए या किसी भी विषय को जानने के लिए, जैसे आपको मेरे बारे में जानना हो तो आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं, जो हमारे जानने वाले हैं उनसे आप मिल सकते हैं, मोबाइल के लोकेशन के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं, या किसी से पूछकर हमारे तक पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, नॉलेज लेना है, तो सीधा बात कहता है कि उस व्यक्ति से आपको मिलना पड़ेगा, उस व्यक्ति से को जानने वाले से आपको मिलना पड़ेगा, हमारे साथ रहकर हमारे गुण धर्म को आपको जानना पड़ेगा, हमारा मेरिट क्या है, हमारी डिमेरिट क्या है, इनको जानकर ही तब हमारे बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कि बिना जाने पहचाने आप हमारे बारे में एक्सप्लेन कर दोगे, व्याख्या कर दोगे, हो सकता है कि वह सही भी हो और हो सकता है क्या हो, गलत भी हो। ठीक बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे ही अर्थशास्त्र को सूक्ष्म और व्यापक में बांटा गया है, लेकिन सूक्ष्म और व्यापक को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रियल में अर्थशास्त्र है क्या। गलत कि सही? वास्तव में अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र को जानने से पहले अर्थशास्त्र रियल में है क्या, अर्थशास्त्र में किन बातों का, किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसको जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र का क्या पढ़ना होगा? विषय सामग्री को पढ़ना पड़ेगा। गलती की सही? और अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? और विषय सामग्री का मतलब होता है परिभाषा। क्या है? विषय सामग्री का मतलब क्या हो गया? परिभाषा हो गया। तो अर्थशास्त्र को जानना होगा, अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें लाभ क्या है, हमारे व्यक्तिगत लाइफ में अर्थशास्त्र की उपयोगिता क्या है। इन बातों को यदि जानना है तो हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के परिभाषा को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? तो अर्थशास्त्र के परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पहला है धन संबंधी विचारधारा, दूसरा कल्याणवादी
विचारधारा। तीसरा है दुर्लभता संबंधी विचारधारा। चौथा है विकास केंद्रित विचारधारा। मतलब अर्थशास्त्र के विषय सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र के विषय सामग्री मतलब परिभाषा को 4 भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। पहला कौन है? क्या है? धन संबंधी विचारधारा या धन संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र में कुछ विद्वान हुए जिसमें नाम आता है एडम स्मिथ का। नाम किसका आता है? एडम स्मिथ का नाम आता है। जेबी शे का नाम आता है। वाकर का नाम आता है और सीनियर का नाम आता है। ये सारे विद्वान हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, जरूरी नहीं है कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिल गया वही लिखे। काहे नहीं हो सकता? हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। हम उस लेवल को अचीव कर ले, प्राप्त कर ले तो कोई भी हो सकता है। लिख से कुछ हटकर हमारी बात हो लेकिन सटीक हो, हमारे नियम को वैधानिकता की प्राप्ति तब होती है जो सत्य के निकट हो, उसे कहीं भी कभी प्रमाणित किया जा सके। तो अर्थशास्त्र के धन संबंधी विचारधारा, या यूं कहें कि अर्थशास्त्र धन का दूसरा विज्ञान है। अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? धन का विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र के धन संबंधी विचारधारा की बात करते हैं। यह विचारा का धारा कौन दिया था? एडम स्मिथ ने दिया। किसने दिया? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। किसका विज्ञान है? जैसे ही एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इनके बातों को कुछ विद्वानों ने सपोर्ट किया। उन विद्वान का नाम है जेबी शे, वाकर और सीनियर। मन में प्रश्न होगा, आखिर एडम स्मिथ ने क्यों कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? या प्रूफ कीजिए कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कैसे? गलत से हमको प्रमाणित करना होगा कि अर्थशास्त्र धन का क्या है। कैसे? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है क्योंकि मानव जो भी काम करता है, सभी काम का अंतिम उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव के एक्टिविटी का लक्ष्य ही है क्या करना? धन प्राप्त करना। मैं पढ़ा रहा हूं इस लालच में, यह सोचकर कि इसके बदले में हमें आपसे धन की प्राप्ति होगी। आप भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके मन में भी एक बात है कि पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाएगा, छोटा सा जॉब मिल जाएगा तो हमें भी वहां से कुछ धन प्राप्ति होगी। गलत बोल रहा हूं? एक चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक, खेत में काम करने वाला मजदूर से लेकर बड़े बड़े कारखाना में काम करने वाला एमडी तक जो काम करता है, उसके काम करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? धन की प्राप्ति। हमको धन देना छोड़ दो, बयान से मैं कोचिंग नहीं आऊंगा।
आप आइए, आपको मैं ईमानदारी से ना पढ़ाऊं, अभी कल से हम आपको छोड़ दोगे। आपके धन का उद्देश्य है कि हम धन इसलिए दिए कि क्योंकि हमको ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। गलत कि सही? एडम ने सिद्ध किया कि नहीं, अंतिम उद्देश्य क्या है? धन को प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? अगर धन न मिलेगा तो कोई काम करोगे? हम तो कहता हूँ सिद्ध हो गया है। आज हम या आप अपने पापा को पापा इसलिए कहते क्योंकि पैसा देते हैं। पापा पैसा देते हैं, छोड़ दे, पापी हो जाएंगे, पापा नहीं रहेंगे। बात गलत नहीं बोल रहा हूँ, अलग बात है आपको नहीं पच रहा, इसमें 1% अपवाद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भी पिता का सम्मान आप धन के लोभ में कर रहे हैं, पिता की सेवा आप धन के लोभ में कर रहे हैं। और इसीलिए एडम स्मिथ साहब अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना और इन्होंने अपने परिभाषा में केवल आर्थिक मानव की कल्पना किया। कौन मानव की? मतलब एडम स्मिथ ने मानव का वर्गीकरण कितने भाग में किया? एक ही भाग में किया। और कौन मानव है? आर्थिक मानव। उम्मीद है जितने बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, मेरा विश्वास है कि हाँ सब दिमागे वाला होगा तब इकोनॉमिक्स लिया है, कुछ न कुछ नॉलेज होगा तो लिया है। बाद की बात, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आर्थिक मानव की कल्पना किया तो एक छोटा सा प्रश्न है, हमने कल बताया था आर्थिक मानव कहते किसे? कौन कौन बताएंगे? उठा हाथ, 4 गो उठा। आर्थिक मानव और भी है, ठीक है बढ़िया। आर्थिक मानव कहते किसे हैं? देखो गिन के, एक लड़की में तो बाकी सब हैंडीक्राफ्ट है, इसे कर ली, हाथ झुका ली, रसगुल्ला आएगा टमाटप टपाटप जाएगा मुंह में। कल हमने पढ़ाया था मानव के 2 प्रकार हैं, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। और उसी पर हमने आर्थिक क्रिया के पहले जो जोड़ दिया, आर्थिक मानव तो गए, कहता सब तो कराए भी न कल गए रे, वो बहुत उल्टा कराता है, कुछ शब्द का तो हेरफेर होता है ना, गिराइए हाँ। आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो अपना समय और श्रम वही लगाता है जहां से धन प्राप्ति की संभावना हो। इमामुद्दीन बात समझ रहे हैं? सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, इन्हें कहना कि ऊपर बेसी माने चाहिए, सबको उतना ही मानता हूँ। तकलीफ होता है, डांटता इसलिए हूँ कि आप हमारे शर्तों के अनुसार पूरा खरा नहीं उतरते। तनका ज्यादा दिल तक ज्यादा पढ़ता भी है, पढ़ते हैं, थोड़ा भी पीछे है। डोना दिन जितना नंबर वो लाया तुम मेरा उतना से बेसी 1 पॉइंट मानेगा। प्रश्न क्या है? आर्थिक मानव कहते किसे हैं? तो आर्थिक मानव उस मानव को कहते हैं जो मानव अपना समय और श्रम वही बिताता है जहां से उसे धन प्राप्ति की आशा हो। अगर धन प्राप्ति की आशा ना हो तो वहां पर टाइम नहीं बिताएगा अपना। वो विमलेंदु बात को समझ रहे हैं? नहीं समझा तो हम आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, और ये अवंतिका से प्रश्न होगा। खड़ी हो, तुम्हारी नजर में आर्थिक मानव कौन है? मनुष्य। तो आप मनुष्य नहीं है, तो क्या आप आर्थिक मानव हैं? आप आर्थिक मानव हैं? हम तो कई बार देखते हैं गपशप करते हुए आपको, तो क्या गपशप करने से पैसा आपको मिलता है? हाँ, तो हमको देखे ना बतियाओ, तो फिर आप गपशप क्यों करते? नीचे आ जाओ, बैठ जाओ, सीधे कहती सर जी आप है आर्थिक मानव। कौन आर्थिक मानव है? मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो आपसे क्या लेता हूं, और आप तो है ही नहीं। और आपके मम्मी आर्थिक मानव नहीं, आपके पापा जी आर्थिक मानव, क्योंकि हमेशा वही समय और श्रम देते हैं 10 रुपया, और मम्मी तो अब वह भी काम करता है, पैसा अवे नहीं करता है। नहीं, आपका कपड़ा साफ कर देती है, कई बार हाथ मालिश कर देती है, पैसा आप देते हैं नहीं, कोई संभावना नहीं, ऐसा नहीं है। आर्थिक मानव किसे कहेंगे? जो अपना समय और श्रम
वहां बिताता है जहां से उसे धन की प्राप्ति हो। और जौन मनुष्य वहां भी समय बिता देता है जहां उसे धन आए चाहे, उसे क्या कहेंगे? तो आदम स्मिथ ने अपनी परिभाषा में केवल और केवल किस मानव की कल्पना किया? और मानव की? किस मानव की कल्पना नहीं किया? मतलब जैसे इन्होंने कहा कि मानव एक ही प्रकार का होता है, आर्थिक मानव, तुरंत इसके विचारधारा का खंडन करने कौन आ गए? नहीं, एक अलग प्रकृति के लोग, उसका नाम था मार्शल। गलत, जॉन मार्शल नहीं, अल्फ्रेड मार्शल। वो इतिहास वाला जॉन मार्शल नहीं। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। कहा कि श्रीमान आपका विचार ठीक नहीं, कि कह देना कि आर्थिक मानव खाली होता है, केवल वैसा ही मानव होता है जो धन के पीछे हाय हाय टका धर्मो टका कर्मो करता रहता है। बात गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना समय और श्रम वहां भी लगा देता है जहां से उसको आय मिले चाहे। सही बोल रहा हूं? जैसे आप लोग तो नहीं देखते हैं, कुछ लड़कियां क्लास में लगातार देर तक रहती है बैठी हुई, कुछ लड़के भी रहते हैं। अभी आपके सामने एक बच्चा आके दे के चला गया, इसके लिए हमको 10 मिनट समय देना पड़ेगा, हमको पैसा देगा? देगा? नहीं देगा। लेकिन हम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जरूरी का हमेशा हम आर्थिक नहीं है, कई बार हम भी गैर आर्थिक कार्य कर देते हैं। वहां से हमको प्रतिदिन शाम में 1.5 घंटा या 2 घंटा का समय गैर आर्थिक कार्य पर मेरा बीतता है, उस पर जहां से हमें कोई आय की प्राप्ति, समाज कल्याण के लिए, सीनियर बच्चों के हित के लिए काम करता हूँ। आएगा बैठ के अपने जीवन के बारे में चर्चा करना शुरू कर, हमको क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि यहाँ इनके पास जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान हो जाएगा। शायद हम भी खरा उतरते हैं, हम उसको बता देते हैं, संतुष्ट हो जाता है और अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। प्रश्न है, इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, और केवल आर्थिक मानव की कल्पना किया। एक नया विचार आ गया मार्शल ने और मार्शल के समकालीन विद्वानों ने। इन्होंने कहा कि नहीं, कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्या है? अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? मतलब हम अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं चीजों का अध्ययन नहीं करेंगे जिससे केवल धन की प्राप्ति हो। हम उन बातों का अध्ययन करेंगे जिससे मानव का क्या होता है? क्या होता है? इन्होंने, एडम स्मिथ ने मानव को साध्य मान लिया था, सॉरी साधन, धन को क्या मान लिया था? साध्य। एडम स्मिथ ने मानव को क्या मान लिया? साधन। धन को क्या मान लिया? और मानव को क्या माना? धन को क्या मान लिया? माने कहने का इनका मतलब था कि जो धन है वह साध्य है, स्थिर है, और मानव जो धन के लिए बना हुआ है। इसी बात का खंडन कर दिए कौन? अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि नहीं, आप उल्टा बोले हैं। मानव क्या है? साध्य है, धन क्या है? जो हमारे विकास में, क्या हमारे प्रगति में हमारा क्या बनता है? हेल्पर बनता है। और धन का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। अगर धन से मानव का कल्याण नहीं होगा तो उस धन का अध्ययन हमारे शास्त्र में, हम उसी रुपया का आर्थिक क्रिया में अध्ययन करेंगे जिस पर सरकार को टैक्स मिलता है। ब्लैक मनी का अध्ययन हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के हित की पूर्ति करता है। गलत कि सही? इन दोनों के बात को सुना तो एक और विद्वान आए सूत्र के, जिनका नाम था रॉबिन्सन। क्या नाम था? रॉबिन्सन। एक विद्वान आए, कौन? रॉबिन्सन।
इन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया और परिभाषा देते हुए क्या लिखा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। मतलब अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? चयन का तर्कशास्त्र है। अब मन में एक प्रश्न होगा कि इन्होंने आखिर अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र काहे मान लिया? तो इन्होंने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र इसलिए मान लिया कि मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। मानव की आवश्यकताएं क्या है? लेकिन उन आवश्यकता को पूरा करने का साधन क्या है? सीमित है। मानव की आवश्यकता क्या है? अनंत है। कोई एक बच्चा है जो कहे सर हमारी जरूरत अनंत नहीं है, हम कहते हैं ऐसा कोई दिन बताओ जो ना दिन तुम्हारा कोई जरूरत पैदा पैदा हो जाता हो। हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूरत पैदा हो जाता है। क्या थी? कॉपी किताब सब पूरे तो रिफिले गए। रिफिलो अगर है तो बॉल गिर गया, अगर सब चीज है फिर टाइटल चप्पल का फिट पे टूट गया, कभी पेट समस्या के गया, तो कभी कभी चल रहे तो पैर में कीले चुभ गया, ठेसे लगे। कोई ना कोई समस्याएं नित्य प्रतिदिन आपके लाइफ में आती रहती है। कुछ ना कुछ कमियां। ऐसा कोई है जो कहे कि नहीं सर मैं परिपूर्ण हूं, हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं, कमी नहीं है कोई नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र कहता है कि अर्थशास्त्र क्या है? चयन का। क्यों? क्योंकि मानव की आवश्यकता क्या है? अनंत है। मतलब चयन का तर्कशास्त्र मतलब क्या हुआ? आवश्यकता अनंत है और साधन क्या है? आवश्यकता क्या है? दूसरा अनंत है और साधन क्या है? अब यहाँ काम करना क्या है? अनंत आवश्यकता को सीमित साधनों से पूरा करने की कला जो विषय सिखाता है वही विषय क्या है? इंसान की आवश्यकता है, जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरत को पूरा करने के लिए रुपया क्या है? क्या है? तो कम रुपया से आपका सभी जरूरत तो पूरा हो नहीं सकता है। क्यों होगा? नहीं होगा, क्योंकि रुपया कम है, जरूरत क्या है? हमको चूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा दिमाग से। क्या? कि जौन जरूरत, जो आवश्यकता ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे पहले पूरा कर लिया जाए, आज जिसके बिना भी काम चल सकता है उसे इग्नोर कर दिया जाए। अगर ऐसा करने की कला तुम्हारे अंदर आ गई तो गारंटी है तुम जीवन में सफल हो जाओगे। गलत कि सही? बस मैंने कहा ना, आज मुकेश अंबानी टॉप 10 में इसलिए बैठा हुआ है, टॉप 10 में बोला। अब कोई बात नहीं, तो बात को काटिए नहीं, बस आखिर है ना, कौनो नंबर में है ना, 20 के अंदर में होता ही ना, टॉप 10 में नहीं है। हम इंडिया की बात बोला। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का सुनते हैं, उसके आशीर्वाद ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का सब कहता है। अब प्रश्न है, अंबानी चाहे अडानी इसलिए बन गया आज क्योंकि अडानी ने लॉजिक लगाया। क्या लगाया? चुना उसने विकल्प को। देखो, परमात्मा अवसर सबको देता है। क्या जी? यदि आप अवसर का लाभ उठा लिए जीवन में सफल हो जाओगे। अगर ही फ्री फायर में लगा लिए तो नहीं चलेगा। जैसे मेरे जीवन की सच्ची घटना,
ये कहानी है 94, 95, 96 की कहानी होगी। हाँ, हम लोग के जन्म के बहुत दिन पहले की कहानी है। भयंकर बाढ़ आई थी बागमती में, बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। बचपन में क्या होता था, केला का पेड़ काट के और सब बट्टी को भोग के अब बेरा मतलब नाव बना के पानी में, कम पानी में चलाते थे। इतनी बाढ़ आ गई थी, इतनी बाढ़ आ गई थी कि मवेशी के लिए चारा की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। लोग के घर घर में पानी घुस गया था। जिसका ऊंचा घर था, अगल बगल में बांध था, वहां पर जाकर टिका रहता था। राज्य सरकार के द्वारा चूड़ा मीठा हेलीकॉप्टर के माध्यम से गिराया जाता था। आप लोग का जन्म नहीं हुआ था क्या, समझ लीजिए कहानी। तो मैंने क्या कहा, 96 से पहले, 95 से पहले की कहानी। हम मैट्रिक से पहले हुआ 8-9 में थे उस समय। तो एक हेलीकॉप्टर देखे, 4-5 जो अगल बगल के थे सभी लोग उसी को चला रहे थे। तो मेरा छोटा एक भाई है, कहा भैया देखा ना हेलीकॉप्टर वाला बैठो, अब हम कुछ गिरा रहा है। तो हमने छोड़ दिया, चल लूटे के नाव को छोड़ दिया खेत में, केला के बेड़ा को। अब कुछ और आप लोग जैसे मित्र सब था, गांव वाला मित्र सब बचपन सा, अरे चल गए दोनों, चल चला दे। वो लगा वो चलाने, हमने उस विकल्प को छोड़ा, सड़क पर बांध होता तो आया संजोग से हम लोग बहुत लोग हल्ला कर आया। यहाँ भी 25-30 को बोरा चूड़ा का, दो भाई थे 6-7 बोरा, अरे 10-10 किलो के था और जो सभी लूट रहा था। क्या कि बारिश के समय तक जिसको जो हाथ लगे मिला, लेके चला गया। माइट इज राइट की कहानी। हम लूटे, हम तो बर्बाद थे, हम ले लिया 6-7 बोरा, उम्मीद है मुझे, लेके चला गया। हमने देखा हमारे जौहर में पता लगा कि फैली मिला, चलो हम लोग खूब नाव चलाते। हमने देखा बेटा तो आ रहा है, चलो हमने 6 बोरा चूड़ा को प्राप्त किया। ठीक, ईश्वर परमात्मा मौका सबको देते हैं, चयन आपको करना है। मीठा भी था, मोमबत्ती भी था, सब बांध के सलाई भी था उसमें रखा। मैं उदाहरण दिया हूँ, इसको ये मत समझिएगा कि सही वही चीज चूड़े के लिए मैं ये कह रहा। हमने कहा विकल्प। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इतिहास नहीं है कि बेतुक पर बात जाओगे। हम तर्क की बात दिया, चुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो विकल्प बहुत आपके लाइफ में आता है। कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, एक मित्र चलना जो हमारा तरफ से पार्टी है, चुनना आपको है कि मेरे लिए समोसा पार्टी बेटर है या आज का क्लास बेटर है। आने के क्रम में शाम में आने बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानियां होती है। सर बड़ा धूप लगता, अवंतिका का साइकिल चोरी हो गया, 3 टाइम मेरे यहाँ पर भी आती। घर नजदीक नहीं है इसका भी, पैदल आती है। सुबह में एक मित्र है जो बैठा के ले आती है, अभी तो पैदल है, और ले जाती है बैठा के, लेकिन अभी तो पैदल आती है ना। परोड़ी से भी दूर, कितना आसपास इसका घर है, तुम लोग के घर से भी दूर है। प्रश्न क्या है, इसने विकल्प नहीं लगा कि नहीं जाएंगे तो मेरा एक मौका छूट जाएगा। मौका छूटा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो सफलता तो मिलेगा। प्रश्न ये कहता है कि चुनना है आपको विकल्प को। जो अच्छा विकल्प चुन लिया जीवन में आगे बढ़ जाता, जो विकल्प को नहीं चुना आगे क्या होता है। एक कहा मार्शल ने, रॉबिन्स ने सॉरी दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया और कहा अर्थशास्त्र क्या है, चयन का तर्कशास्त्र है। क्यों, क्योंकि आवश्यकता क्या है और पूरा करने के साधन क्या है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि सीमित साधन से और सीमित आवश्यकता को हम कैसे पूरा करें। गलत सही, जो ज्यादा जरूरत हो उस पर खर्चा करो रुपया को, और जिसके बिना भी काम चल सके टालते रहो। यहाँ तो पैसा आता है तो खाएगा ना, आज जाकर नेट पैक भरा लेगा। पिता अभी बहुत सारे बच्चे को पिछला 25,000 रुपया मिलने जा रहा है, पेपर में निकला था। कुछ बच्चों को 10,000 रुपया मिला। पिताजी बदहाली में जी रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति, पिताजी की स्थिति श्रीलंका हो गई है।
गलत कि सही? उनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग्य से मालदीव, वहां विद्रोह जनता कर दिया। तब पिताजी की स्थिति हो गई श्रीलंका जैसी। अब बेटा को 10 साल मिला जाके एंड्रॉइड खरीदता है। हम बेटा अमेरिका सिद्ध करता है, बाबूजी श्रीलंका हो गए। नहीं, चुनना पड़ेगा। हमारे पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी, बिना मोबाइल के भी मेरा काम चल सकता है, तो मोबाइल को खरीदना क्या करेंगे और 10,000 रुपया किसको दे देंगे, ताकि वो अपने जरूरतों को पूरा कर दे। और जब उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो वो हमको जरूर मोबाइल खरीदेंगे। चुनना पड़ेगा। 10 बजने का समय है, सिनेमा देखना जरूरी नहीं है, लेकिन भूख लगी हो तो खाना जरूरी है, क्योंकि पेट में अन्न रहेगा ना, सब काम बढ़िया से होगा। तो अर्थशास्त्र क्या है? चयन का तर्कशास्त्र है, जो सिखाता है कि इंसान की आवश्यकताएं अनंत है, आवश्यकता को पूरा करने के साधन क्या है? जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनो। अनेक आवश्यकता में उसी आवश्यकता को चयन करो जो तुम्हारे लिए क्या है। और इसलिए जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने जाते हो, बड़े संस्थान में जाओगे, तो पहला मंत्र यही सिखाएगा कि आपको सफल होना है तो पहले एक लिस्ट बनाओ, कहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। गलत से किस पोर्शन से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं उसको टिक कर दो, और उसको पढ़वे नहीं करो। गलत सही? क्योंकि एक विद्वान को नौकरी नहीं लगती है, आज जिसको नौकरी लगता है वो विद्वान होता ही नहीं। गलत सही? क्योंकि विद्वान तो तर्क करने लगता है ना, ऐसे भी हो सकता है, नहीं ये पटोरी पॉइंट जाना है। विद्वान बनिएगा तो मेरे तरह लमहर ढेला रोड के किनारे में केना खड़ा है, कोनो आके कुछ कह के चल जाएगा। मत लमहर ढेला सही है, आपके नजर लगता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। कई बार कंडीशन यहाँ का ऐसा हो जाता है कि गिलानी होती है कि बेकार हमने जो अवसर को छोड़ा है वो बेकार गया। हमको तो लगा यहाँ ज़्यादा सम्मान मिलेगा, सब कुछ ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कई बार महसूस होता है कि नहीं, हमने अपने जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको दुरुपयोग कर दिया, जो जीवन में सबसे भारी भूल थी। तो प्रश्न क्या है? ये बात हो गई। और अंतिम परिभाषा दिया विकास केंद्रित परिभाषा। क्या दिया? और विकास केंद्रित परिभाषा यह किसने दिया? सैमुअल्सन ने दिया। किसने दिया? सैमुअल्सन ने दिया। किसने दिया? सैमुअल्सन महोदय ने विकास केंद्रित परिभाषा दिया और कहा कि सीमित साधनों का वितरण और आर्थिक विकास। क्या कहा? साधनों का व अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है। साधन क्या है? सीमित है, और उसका वितरण कीजिए, बंटवारा कीजिए, और उसी सीमित साधन के आधार पर जो अपना विकास कर ले, डेवलपमेंट कर लेता है। गलत सही? आज आप लोग हमारी ये जो आपकी जो पीढ़ी का तो नहीं पढ़ा सर, लाइन नहीं था, नहीं पढ़े। हमारी ये महापुरुष तो सब बिजली थी इंडिया। 6 महीना मेहनत करके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के शासनकाल में जब आईसीएस की परीक्षा में सफल होने का उम्र मात्र 19 साल कर दिया गया था, रिपन के काल में। उस समय 6 महीना में टॉप 10 में आई। इनसे भी पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस में सफल हुए, जब उस समय उम्र 21 साल था, प्रथम भारतीय। उनके साथ इतना भेदभाव किया गया कि उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। गलत की सही? और आज 25 वर्ष के बच्चा, बीए पास बच्चा को अपना बीए का पाठ्यक्रम नहीं पता है। गलत नहीं बोल रहा हूं।
अब बात बहुत बड़ा बड़ा बोल देगा, ड्रेस पोशाक और मोबाइल का साइज देकर लगेगा कि तो सबसे बड़ा गवर्नर ये है। तो प्रश्न क्या है, ध्यान देना है। विकास केंद्रित परिभाषा दिया कि सीमित साधन है और सीमित साधन का ही वितरण होता है, उसी वितरण में अपना आर्थिक विकास को तलाश करना है। पिताजी के पास पैसा कम है, उनके पास तो आप ही नहीं, कई संतान है, उतनी संपत्ति में सबको बांटेंगे, उसी को आप आगे बढ़ाने का प्रयास करो। गारंटी है क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। एक बार बहुत नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार करोड़पति अरबपति बनने का सपना देखते हैं, तो जीवन में कभी नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मानव, एक विद्वान कहता है कि मानव जो धरती पर आए विकासवाद का परिणाम है। एक एक सीढ़ी चढ़ो तब सफलता स्थायी होगा। अचानक लिफ्ट के माध्यम से ऊपर से जाओगे तो कहीं लिफ्ट बीच में अटक गया तो बनोगे त्रिशंकु, ना ऊपर जा पाओगे ना नीचे आ पाओगे। गलत किसे? आगे चर्चा करो, मिटा दे। एक ही बात लगाई, 100 बात पढ़ने से अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो मानव के आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करते हुए विकल्पों को चुनते हुए विकास का अवसर प्रदान करता है। क्या? अब सवाल आता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या आता है? अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? बड़ा विवाद का मुद्दा है। कितना विवाद है जगह हिसाबे नहीं। अर्थशास्त्र का नेचर क्या है? बहुत ज्यादा विवाद है। अर्थशास्त्र के प्रकृति पर दो को विचारा गया। को विचारा गया, दो को विचारा गया। एक विचार कहता है कि अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है। और दूसरा क्या कहता है? अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में विद्वानों की कितनी विचारधाराएं हैं? एक विचारधारा क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है? मन में प्रश्न होगा, विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी विषय के क्रमबद्ध और लगातार ज्ञान को, किसी विषय के विशेष ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को। लेकिन याद रखिएगा, विज्ञान के अपने नियम होते हैं, उसके कारण होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, और विज्ञान के जो परिणाम होते हैं वह सत्य और सार्वभौम होते हैं। गलत सही? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे एक प्रश्न क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह किसी दूसरी वस्तु को अपने अंदर क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है। गुरुत्वाकर्षण है ना। अच्छा, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, विश्व के हर जगह लागू होगा? खाली इंडिया में लागू, हमारे ही क्लासरूम में लागू होगा? हर जगह लागू होगा। विज्ञान के नियम सत्य और क्या होते हैं? सार्वभौम होते हैं। पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में यह नियम लागू होता है। गलत कि सही? अब आकाश में जाओगे तो हाँ ये नहीं है, जहाँ ग्रेविटी है ये नहीं, तो वहाँ क्या लागू होगा? तो कुछ लोग कहे कि नहीं, जैसे भौतिक शास्त्र विज्ञान है, रसायन शास्त्र विज्ञान है, जीव विज्ञान विज्ञान है, उसी तरह हमारा अर्थशास्त्र भी क्या है? कुछ विद्वान द्रोण टांग अड़ा दी कि ना सिद्ध करके दिखाओ, कहते थोड़ी ना होगा। अर्थशास्त्र विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे नियम बताओ जो सत्य और क्या हो? सार्वभौम हो। कई नियम है, मैं दो ही का चर्चा करूंगा। मांग का नियम, और दूसरा है और भी है
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम कहता है एक दिए हुए समय में या यदि अन्य बातें समान रहे तो, कह रहे हैं मैं टॉपिक आगे पढ़ना, मैं यहाँ केवल परिभाषा दूंगा आपको। यदि अन्य बातें समान रहे तो, अन्य बातें समान रहने का मतलब समय फिक्स हो, आपकी आमदनी न बढ़े, आपका रुचि न बदले, आपका विचार न बदले, गलत सही, अन्य बातें समान रहे तो बाजार में जैसे जैसे किसी वस्तु का कीमत बढ़ता जाएगा उस वस्तु का डिमांड कम होता जाएगा। क्या जी, गलती बोल रहा हूं? आज जैसे जैसे वस्तु का कीमत कम होता जाएगा उसका डिमांड। अब कई महापुरुष हमारे सामने बैठे हैं, सुधीर खड़ा हो, सुधीर नाम ने सिद्धार्थ, पूछो सॉरी से ना। एक दिन की कहानी है, झोरा में टंगले भिंडी जा रहा था, क्या हाल है सर? 10 रुपया में 2.5 किलो भिंडी ले ली। हाँ, परसों की कहानी है, 10 रुपया में आधा किलो खरीद रहा था। बैठ जाए, ऐसा था ना नियम। आज से 15-20 दिन पहले 10 रुपया में 2.5 किलो भिंडी बिक रहा था, और कोनो आदमी 2.5 किलो से कम लेता ही नहीं। सिद्धार्थ ऐसा आदमी ले लिया जब 2.5 किलो, तो हमारे तो बातें छोड़ दो। क्यों? दाम कम था, लोग डिमांड बेसी कर दिया। क्या जी, आज देखो दाम बढ़ गया, 20 रुपये किलो हो गया, डिमांड घाटा के आधा किलो पर ले आया है। ये नियम खाली हमारा सीतेमढ़ी में लागू है, धरती के हर कोना में लागू है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है कि नहीं है? दूसरा, पूर्ति का नियम कहता है कि जब बाजार में किसी वस्तु का दाम घटता है तब पूर्ति कम हो जाती है। देखो ना, गेहूं का दाम अभी कम है, लोग अपना गोदाम में रखा होगा, नहीं बेच रहा होगा। आज ऐसे भाव बढ़ेगा, गोदाम से निकाल निकाल के बेचना शुरू करेगा। जैसे आलू का दाम कम होता है तो पूंजीपति लोग किसान से आलू खरीद खरीद कोल्ड स्टोर में रखता है। आज जैसे आलू का दाम बढ़ने लगता है तो कोल्ड स्टोर से निकाल निकाल के फायदा कमाने लगता है, और वही किसान बेसी दाम में खरीदता है उसे। तो पूर्ति का नियम क्या कहा? बाजार में किसी वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है पूर्ति बढ़ती है, और कीमत घटती है तो पूर्ति। नियम की गलती सही बोलो, है ना सत्य? तीसरा नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रीति राज कई गो रोटी खाते हैं? ईमानदारी से झूठ ना बोलो, कहीं 2 गो, हम 12 को खाते, कभी 2 गो। हमारा हिसाब को कोनो है कि नहीं है ना? 2 गो चला है, खान खरा हो पिछले का लम्हा खा दे दिया, कहीं 12 को खाई खरा हो, सही में गए गो है? सब्जी के हिसाब से खाता, सब्जी के क्वालिटी बढ़िया होगा तो रोटी 12-13 हो जाएगा। नहीं न मान लो अभी बकरी ईद था, मीट बना था, कई को रोटी खा लिया, वो दिन रोटी नहीं बना। कोई बात नहीं। प्रश्न ये है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहता है यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी व्यक्ति के पास एक वस्तु की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी वस्तु की अगली इकाई के प्रति उसकी रुचि घटती जाती है। ना बुझे बात, आधा के माथा से ऊपर गया, मुझे जाता है। हमारे पास ये व्हाइट टी शर्ट है लगा हुआ, एक है चलेगा, और इसी डिजाइन का हूबहू 10 को हो जाए तो इसको पहनना रुचि घट जाएगा। जैसे जैसे इस टी शर्ट की मात्रा मेरे पास बढ़ती जाएगी, संख्या ज्यादा होती जाएगी, इस टी शर्ट, इस कलर के प्रति, इस टी शर्ट के प्रति हमारी रुचि ये हमरे की तोड़ सके, यही ना?
क्या है? सीमांत उपयोगिता माने एक व्यक्ति के पास एक वस्तु की जैसे जैसे मात्रा उस वस्तु के प्रति रुचि। जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि मैं सर 5 रोटी खाता हूँ मम्मी के हाथ में, अपने हाथ के 3 गो ठोक थाप लिया जाए कि अपने हाथ में की तोड़ ताड़ के अंदर मुँह में जाएगा। अब मम्मी के हाथ का तरीका मोट होगा तो फेंक दिया था इतना रखा हुआ, ये हमको भैंसी से जल लेकर बना दी। अच्छा 5 रोटी सिद्धार्थ तुम खाते हो, खड़ा हो जा। एक्सरसाइज हो रही, शाम के समय कसरत होना भी चाहिए। जितना पहले का रोटी खाने से आपको संतोष मिलता है क्या, उतना ही संतोष दूसरे को रोटी से मिलता है। ईमानदारी पर बोलना, ज्यादा मिलता है। दूसरा से, तीसरा से, चौथा से, जब 5वां से पेट भर गया तो गांव में कहावत है अघायल बकुला के पोटी आती। जैसे जैसे पेट भरता जाएगा रोटी के प्रति आपकी रुचि क्या होगी? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसी सिद्धांत पर जुड़ा हुआ है। तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है कि नहीं? तो कुछ और टांग फिर आया। अर्थशास्त्र है, तर्क करो। कुछ ने कहा विज्ञान है तो विज्ञान कौन विज्ञान है? लेकिन भौतिक वाला विज्ञान नहीं, सामाजिक विज्ञान है। कौन विज्ञान है? अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? लेकिन कौन विज्ञान? नहीं भाई, विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के विज्ञान होते हैं। एक आदर्शवादी विज्ञान होता है, कौन होता है? आदर्शवादी विज्ञान होता है। और दूसरा जो विज्ञान होता है वो होता है वास्तविक विज्ञान। क्या लिखे हैं? अब विज्ञान है तो कुछ लोगों ने कह दिया कि विज्ञान है तो कौन विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान? ये तो बताना पड़ेगा ना। विज्ञान है तो आखिर कौन सा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान? तो पहले तो ये आपके मन में होगा कि सर हम तो जन्म भी नहीं करते कि वास्तविक विज्ञान है क्या, आदर्शवादी विज्ञान क्या, तो हम क्या चूज करेंगे? तो देखिए, वास्तविक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जो किसी समस्या का अध्ययन जैसा है उसी रूप में करना चाहता है। मतलब समस्या जैसा है उसी रूप में क्या करेगा? अध्ययन करेगा। या दूसरा बात इसको कह दूं आसान शब्दों में कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध कारण व परिणाम से। वह विज्ञान जिसका संबंध किससे है? पीटा क्यों पीटा? कोई ना कोई कारण होगा तब पीटा। ऐसे नहीं कुछ होता है। अब कहा कि ताली बज गई अपने के बुरबा केना पे जो मारबे तो ताली बजते ही मारना तो पड़ेगा नहीं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और जब घटना होती है तो उसका अंजाम भी होता है, परिणाम भी होता है। तो वह विज्ञान जो घटना के कारण और घटना के परिणाम के बारे में अध्ययन करता है उसे क्या कहेंगे? और आपको बता दें अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। इस बात को जेबी से सीनियर और रॉबिन्स किसके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? तो जेबी से सीनियर और अब तीनों फंड डी में देगा 100 तो क्या लिखोगे? अब प्रश्न है तो आदर्शवादी विज्ञान है क्या? तो वह विज्ञान जिसका संबंध क्या होना चाहिए से।
माने वह विज्ञान जो यह बताता है कि घटना का क्या होना चाहिए। इसने गलती किया तो इसका सोचा क्या मिलनी चाहिए। आदर्श प्रस्तुत करता है कि नहीं पढ़ रहा है तो उसको मेरे साथ में क्या बर्ताव करें। आप पढ़ता अच्छा इसको कैसा हमने परिणाम दे। तो जिस विज्ञान का संबंध क्या होना चाहिए से मतलब नीति वाली बात करता है, किसकी बात करता है, इथिक्स की बात करता है। तो क्या होना चाहिए से जिसका संबंध हो उसे क्या कहेंगे। और कुछ विद्वान हैं जिनमें नाम है मार्शल, इनके समर्थक है पीगू, हार्ट्रे और किन्स। ये लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं अर्थशास्त्र कौन विज्ञान है। लेकिन एक विद्वान आए, नाम है फ्रीडमैन। क्या नाम है? इन्होंने कहा कि नहीं भाई, अर्थशास्त्र कभी आदर्शवादी विज्ञान है तो कभी वास्तविक, दोनों विज्ञान है, दोनों मिलजुला सरकार है। और लास्ट टॉपिक आज का कला। कला कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं अर्थशास्त्र कला भी, और कला जो है ना वह क्री धातु से बना है। नहीं मतलब किसी काम को सुंदर तरीके से करना, किसी काम को सुंदर तरीके से क्या करना, करना क्या कहलाता है। तो कोई सामान है उसको व्यवस्थित रूप से आप क्या कर दिए, सजा दिए। तो सजाने वाला ही है जो क्या कहलाता है। तो हम पढ़े ना अर्थशास्त्र कला भी है, क्योंकि हमने पहले कल पे क्या पढ़ा था कि आर्थिक क्रिया में पहले हमने पढ़ा उपभोग। उपभोग करेंगे तब वस्तु का आवश्यकता होगा, तब उत्पादन करेंगे, तब विनिमय करेंगे मतलब अदला बदली करेंगे, तब क्या करेंगे, वितरण होगा, फिर विनिमय, निवेश होगा। कि पहले निवेश करेंगे, नहीं पहले उपभोग कर होगा, उपभोग होगा तो डिमांड होगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तब ना शहर से गांव में आएगा, विनिमय होगा, विनिमय होगा तब ना लोग पूंजी फंसा के तो इस कारोबार को हम भी करते हैं। ये रहा आपका अर्थशास्त्र पाठ 1। ठीक है।